2024 में लोकसभा का इलेक्शन होना है और इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से यानी विपक्षी पार्टियों की तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। यानी ये लगातार कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को 2024 में आने से रोकना है एट एनी कंडीशन। और विपक्ष जो है इसके लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो विपक्ष अपना पूरी ताकत को लगा करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है, क्या उनके पास सही मुद्दे हैं रोकने के लिए भाजपा को? दूसरा कि क्या इनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जिससे मदद से ये बीजेपी को 2024 में आने से रोक सकते हैं? आज की वीडियो इसी पर आधारित है और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार में जब से भाजपा को सत्ता पक्ष से किनारे किया गया है और महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से ये चर्चा जोरों शोरों पर आ चुकी है कि अब महागठबंधन वाला कॉन्सेप्ट यानी बिहार वाला कॉन्सेप्ट अपना करके बीजेपी को हर स्टेट से घेरा जा सकता है और जितने भी छोटे मोटे पार्टी हैं वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़ करके बीजेपी को किनारे लगा सकते हैं। और इसी चीज़ को काफ़ी अप्रिसिएट किया जा रहा है विपक्ष के हर पार्टी के द्वारा, चाहे वो MK स्टैलिन हो या जगन्नाथ रेड्डी हो या फिर KCR हो। ये सभी लोग, ममता बनर्जी से लेकर के जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सभी लोग ये काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं जो बिहार में हुआ और जिस तरीके से बिहार में बीजेपी को किनारे लगाया गया। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष किनारे तो लगाने की कोशिश कर ही रहा, लेकिन बीजेपी अपने मौके में किसी भी तरीके से इसको छोड़ने का भी चांस नहीं दे रही है। जैसे बिहार बीजेपी को किनारे लगाया गया बिहार सरकार से, तो तुरंत इसका दिल्ली में बैठक होता है और बैठक में ये फैसला भी आता है कि बिहार में अब कोई युवा चेहरा जो तेजस्वी यादव के सामने लाया जा सके, क्योंकि बिहार में अब यहाँ पर नीतीश कुमार का कोई ब्राइट फेस नहीं माना जाता है। इस कारण से जो भी चेहरा लाना होगा वो तेजस्वी के अगेंस्ट लाना होगा और तेजस्वी के अगेंस्ट सिर्फ एक ही चेहरा बिहार में सबसे ब्राइट है, वो है चिराग पासवान का। क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी वैसा यंग फेस नहीं है। इनके पास जितने भी हैं वो ओल्ड एज पर्सनालिटी हैं और उनके पास ये क्षमता नहीं है कि उनके एक आह्वान पर पूरे बिहार के लोग एक साथ बीजेपी के लिए आ जाएं। तो जब भी संभावनाएं हैं वो ये है कि चिराग पासवान को बैक से सपोर्ट करके बीजेपी चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में खड़ा कर सकती है। तो पहला तो बिहार का तोड़ जो है वो बीजेपी के द्वारा इस तरीके से निकाला जा रहा है। और दूसरा, जब केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं और ये जब लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे, इस भाषण के दौरान उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में उन्होंने कहा है कि जितने भी पारिवारिक भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा किसी भी हालात में। उसके साथ साथ उनका जो कॉन्सेप्ट अभी तक का रहा है कि न खाएंगे और न खाने देंगे। हालांकि आज तक जितने भी PM, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो इतने ड्यूरेशन तक रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 8 साल पूरा कर चुके हैं और 8 साल पूरा करने के बाद 9वें साल में इंटर कर गए हैं। और इस तरीके से जितने भी प्रधानमंत्री इतने दिनों तक भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत रहे हैं, उन सभी के कार्यकाल के दौरान ज़रूर कोई ना कोई बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा आंदोलन हुआ है और जिसके कारण से सरकार की जो छवि थी वो काफ़ी ख़राब हुई है, साथ साथ सरकार गिर भी गई है। कई बार ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं। और अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री को उठाकर देखिएगा तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, ऐसे जितने भी आए जो कि लंबे दौर तक चले हैं, उन सभी के दौरान बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और कोई न कोई क्राइसिस ऐसा उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से उनका सरकार गिर गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो है यानी भाजपा की सरकार जो भारत में है, अभी तक विपक्ष चाहे जितना भी जोर शोर लगा ले, अभी तक भ्रष्टाचार का आरोप एक भी साबित नहीं हो पाया है। चाहे वो हम लोग बात कर लें कोविड वैक्सीन को लेकर के, या फिर हम लोग बात कर लें जब PM केयर फंड था उसको लेकर के बात करें, या फिर अगर हम लोग यहाँ बात कर लें चाहे वो राफेल के घोटाले की बात जो विपक्ष उठाया था उसकी भी चर्चा कर ले, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। और इस तरीके से जितने भी मामलों में जो कि भ्रष्टाचारी मामले थे उसमें विपक्ष के द्वारा जब भी कोशिश की गई है नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की,
तब विपक्ष असफल रही है। और इस कारण से ये जो विपक्ष है वो चाह कर भी नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार वाले मामले में घसीट नहीं पा रही, क्योंकि इनके लाख कोशिश के बावजूद ये लोग इसको साबित नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा, और कसर इस तरीके से साबित किया जा रहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जिस तरीके से एक्टिव किया गया है, उस एक्टिवनेस का नतीजा ये है कि जितने भी विपक्ष के लीडर जो पुराने वक्त में और फिलहाल के वक्त में बैठकर मलाई खाए हैं, उन सभी लोगों की मलाई का पूरी तरीके से व्याख्यान अब ईडी और सीबीआई के द्वारा निकाली जा रही है, और लगातार छापे पड़ रहे हैं, और छापे में करोड़ों रुपए कैश में दर्ज किए जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी न्यूज़ में भी देख सकते हो। अब विपक्ष ये कोशिश कर रही है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को एक तरीके से सत्ता पक्ष के लिए यानी बीजेपी के लिए एक मशीन की तरह और एक जो है हथियार की तरह यूज किया जा रहा। तो इसमें आम जनता अगर इस बात को समझती भी है तो आम जनता सही तरीके से समझती है, विपक्ष की बातों में नहीं आ पा रही, क्योंकि जहाँ जहाँ छापा मारा जा रहा वहाँ पर करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा रही है, और इस कारण से आम जनता को इस मामले में झुठलाया नहीं जा सकता। अब रहती है बात, तो अगली बात है महंगाई और बेरोजगारी पर। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा की सरकार को घेरा जा सकता है, और इसी पर पूरी तरीके से जोर शोर लगाया जा रहा है यहाँ पर विपक्ष के द्वारा। तो विपक्ष इन दो मामलों में बीजेपी की सरकार को घेर सकती है, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग रिपोर्ट देखे भी होंगे कि खुदरा जो बिक्री दर था उसमें कुछ गिरावट आया है, और इस कारण से थोड़ी बहुत महंगाई की कम होने की संभावना है। और आने वाले वक्त में लगातार बीजेपी की सरकार ये कोशिश करेगी कि 2024 में जब इलेक्शन है तब ये दो शिकायतें, एक महंगाई और दूसरा बेरोजगारी, इन दोनों मामलों को ये जड़ से ख़त्म करने का कोशिश करेगी। और ये अनाउंसमेंट भी हुआ है कि 2024 तक लगभग 1.5 लाख नौकरी जो कि बीजेपी की सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, और इस कारण से ये एक जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये भी एक गिला शिकवा जो लोगों के बीच में है उसको भी कोशिश की जाएगी ख़त्म करने की। अब आते हैं हम लोग विपक्ष के अपने स्ट्रेटजी पर। तो विपक्ष की स्ट्रेटजी को अगर हम लोग देखें तो एक तरफ कांग्रेस खड़ी है जो कि भारत में मेन केंद्रीय पार्टी है, और दूसरी तरफ कई सारे छोटे छोटे पार्टी के टुकड़े जिसमें अलग अलग नाम आ रहे हैं पीएम कैंडिडेट के तौर पर। जैसे बिहार में नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, उसी तरीके से साउथ से भी कई नाम उठ रहे हैं, साथ में बंगाल से ममता बनर्जी अपना नाम उठा रही है। तो इस तरीके से, और इधर एक तरफ कांग्रेस अलग छोर पकड़ करके अपने गांधी परिवार में से किसी एक को उठाना चाह रही है पीएम कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन जब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो विपक्ष, जब तक पूरा विपक्ष, चाहे हम बात कर लें छोटे छोटे पार्टियों और कांग्रेस की, अगर ये सभी एक साथ नहीं आते हैं और किसी एक व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं खड़ा करते, और वो भी किसी स्ट्रॉन्ग फेस को, तब तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाना इनके लिए अपने आप में असंभव होगा। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का छवि 9 सालों के बावजूद भी बरकरार है और एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर मेंटेन्ड है, अभी भी इनके सामने कोई और दूसरा फेस नहीं दिखता है जो कि विपक्ष की ओर से लीड कर सके। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई और क्षेत्रीय दल का लीडर उठ करके पीएम कैंडिडेट बने। कांग्रेस हमेशा ये कोशिश करेगी कि जो भी सरकार बने, जो भी पीएम की कैंडिडेट बने, वो हमेशा फिक्स रहे कि वो कांग्रेस से ही आए। और इधर जो बाकी क्षेत्रीय जितने भी दल हैं उनकी कोशिश ये है कि सभी क्षेत्रीय दल एकमत होकर के किसी अलग व्यक्ति को ये लीड कराना चाह रहे पीएम कैंडिडेट के तौर पर, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। और इस कारण से विपक्ष अपने आप में ही एक दूसरे के साथ फंस सकते हैं, और फंसने के बाद ये फिर बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो उसके लिए विपक्ष के सभी पार्टियों को, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या कोई केंद्रीय दल हो, उन सभी को एक साथ आकर के टक्कर देना होगा और कुछ खास मुद्दों को चुनना होगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ईडी और सीबीआई का यूज करके जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनका खुलासा करा रही है और उनकी संपत्ति जब्त करा रही है, उसके अनुसार धीरे धीरे विपक्ष का जितना भी स्ट्रेटजी है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, वो सीधे भ्रष्टाचार पर हावी हो रहा है और इनका भ्रष्टाचारी कैरेक्टर दिखने लग रहा। इस कारण से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और अंततः 2024 में भी
ये फिर बीजेपी को घेरने में असक्षम हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एनालिसिस था, जो कि फ़िलहाल के करंट इश्यूज को, करंट क्राइसिस को देख करके आपको बताए हैं। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ साथ इस पेज को लाइक करते चलिएगा, ताकि आप तक इसी तरीके की पॉलिटिकल क्राइसिस की बातें आप तक लेकर आते रहें और जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस हैं उसको आप तक हम पहुंचाते रहें। थैंक यू।